दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये पॉलिटी से रिलेटेड पीवाईक्यू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पीवाईक्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये प्रश्न पीवाईक्यू के हैं तो ये आए हुए हैं और ये रिपीटेड हैं। ठीक है, कई बार पूछे जाते हैं। ये आप लगातार देखिए, पीवाईक्यू को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यूपी का जो भी कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो ठीक है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। समय को ख़राब नहीं करना है और जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा इसमें 10 20 50 जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में विचार कीजिए। ये समाजवादी, सार्वभौम भौमिक, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें शब्दों का क्रम पूछा है कि किस क्रम में कौन से क्रम आते हैं किस में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीएम्बल और सिटीजनशिप से मिला करके प्रश्न दिया गया है, ठीक है। इसमें जो भी प्रश्न है वो प्रीएम्बल संविधान की जो उद्देशिका है और नागरिकता, ये दोनों चैप्टर से इससे मिला के दिया गया है, ठीक। तो याद रखिएगा, इससे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, आपको प्रियम्बल याद होनी चाहिए, ठीक है। आप प्रियम्बल अगर आपको याद नहीं है तो आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो जैसे ही आप ये याद होगा आपको, तो आपको लगेगा कि इसमें सबसे पहले कौन सा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसमें प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक, ठीक है। जो ये है सार्वभौमिक, तो जैसे ही सार्वभौमिक दिखेगा फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी आ गया, मतलब ये तीन के बाद एक, तो तीन एक, इस तरीके से देंगे देखेंगे इसको। तो ये आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही होगा, यानी कि सार्वभौमिक पहले आएगा, फिर समाजवादी, फिर ये पंथ निरपेक्ष, ठीक है, यानी कि चार, और फिर ये दो, यानी कि प्रजातांत्रिक। इस तरीके से याद रखिए और इनके जो क्रम है ना वो भी याद रखिए, ठीक है, पूरा याद कर लीजिएगा आप, ठीक। चलिए देखिए, इसमें दूसरा प्रश्न है, संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संघ भारतीय संघ को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो देखिए, नया राज्य बनाने का अधिकार जो है किस उससे दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 3 में है, ठीक है। नया राज्य इसी आर्टिकल के अंतर्गत बनाया जाता है। अगर कोई बाहर से, यानी कि बाहर से कोई भूभाग या जो भी है देश है कोई, अगर उसको हम जैसे पाकिस्तान को ऑक्युपाई कर लें, ठीक है, तो अ, उसको ऑक्युपाई करने के लिए अनुच्छेद 2 के तहत होगा उसका कार्य, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टेट है अपना, मान लो जैसे तेलंगाना बना नया राज्य, ठीक है, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत बना, या बिहार से झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो ये सब अनुच्छेद 3 के तहत अलग हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं अनुच्छेद 2 और 3 में। तो 2 क्या है, वो एकदम नया नया होगा, ठीक है, वो भूभाग ही नया होगा, वो बाहर से ऐड होगा। लेकिन जो अनुच्छेद 3 है वो इंटरनल है, ठीक है। आपको किसी राज्य के का नाम बदलना है, किसी उसकी सीमाएं बड़ी करनी है, छोटी करनी है, वो सब अनुच्छेद 3 के तहत होगा, ठीक। तो याद रखिएगा इसको, इसलिए मैंने कहा इसको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। SSID, ये 4 वर्ड याद रखिएगा आप। सोशल, सेकुलर, इंटीग्रिटी और ड्यूटीज़। ये जो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ये चारों वर्ड उसमें जोड़े गए थे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो अगर आप, ये मैंने पूरा बता दिया, देखेंगे तो इसमें समाजवाद जुड़ा था, ठीक है, और क्या जुड़ा था, सेकुलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता, ठीक। याद रखिएगा ये, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। चलिए याद रखिएगा, SSID याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या क्या मतलब हुआ। तो ये गणतंत्र है मतलब इसमें भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, गणतंत्र जो होता है वहाँ पे वंशानुगत नहीं होता है, वहाँ पे इलेक्ट होता है और उसका एक निर्धारित कार्यकाल होगा, उसके बाद फिर से चुनाव होगा, ठीक है, तो वो गणतंत्र कहलाता है। भारत में जो है यही शासन है, ठीक। राष्ट्रपति का यहाँ पे चुनाव होता है हर 5 साल बाद।
भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को, तो उसके सभी नागरिकों को क्या है उसका लक्ष्य? तो देखिए उसमें आप पढ़ेंगे तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, ये सब प्रस्तावना में ही दिया हुआ है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वहाँ पे, अवसर की समानता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। तो ये चारों चीज़ें हैं प्रस्तावना में, तो इसका आंसर होगा डी। याद रखिएगा, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, किससे आरंभ होती है? हम भारत के लोग। ठीक है, तो याद रखिए बी द पीपल ऑफ इंडिया, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ उस पर, इसीलिए जोर दे रहा हूँ मैं। याद रखेंगे तो इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, चाहे कोई सा भी आयोग हो। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही सही है? देखिए इसमें मैंने टिक लगा रखा है, तो आप ये मत सोचिएगा। ये बेसिकली मैंने जो है, जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो उसमें पेंसिल से लगा दिया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको समझना है उस चीज़ को। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष को 1950 में लागू संविधान के ये अंग नहीं थे। आपको मैंने अभी बताया कि ये कब SSID जो जोड़ा गया, ये सेकुलर सोशल सेकुलर इंटीग्रिटी और ड्यूटीज़, ये 42वां संविधान संशोधन जब हुआ 1976 में, तब जोड़े गए। तो उसके हिसाब से ये अंग नहीं थे, यही इसमें सही है, बाकी सब तो ठीक है जो भी है। ठीक। कल्याणकारी राज्य जो वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ये कहाँ पे दिया हुआ है? तो ये जो कल्याणकारी राज्य की भावना है, वो आपको DPSP में देखने को मिलता है। ठीक है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ठीक, याद रखिएगा इसको, जो ये है ना DPSPs, उसी में ये देखने को आपको मिलता है। ठीक है, राज्य नीति निर्देशक तत्व जिसको बोलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे पाए जाते हैं, किस भाग में? तो भाग 4 में, याद रखिएगा। भाग और देखिए 2-3 चीज़ें हैं वो आप याद रखिएगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, कोई सी भी आगामी परीक्षा जो भी है, RO लेखपाल वीडियो, ये जो भी आने वाली है, UKPSC की या कोई सी भी BPSC, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे ट्रिक्स ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए इनमें से कौन सा सही है, अगर आप देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि क्या है इसमें से सही। तो देखिए सही क्या है, वैसे तो यहाँ मैंने लगा दिया है टिक, आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बनी, सही है। और इन्होंने कब प्रस्तुत किया था ये? तो 13 दिसंबर 1946। याद रखिएगा, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 9, 11 और 13 दिसंबर 1946, इनको याद रखिएगा, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। 9 को क्या हुआ था? पहली बैठक हुई थी। 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये इसके अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के। और 13 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देश्य का जो प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव, ये प्रस्ताव जो है ये प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, सही बात है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, किया गया है, तो ये गलत है। यानी कि जैसे ही देखेंगे इसका संशोधन लिख रहा है नहीं किया जा सकता, जबकि इसका संशोधन किया जा सकता है। तो आप 3, वैसे भी 3 हटा दीजिए, तो ये आपका सही हो जाएगा आंसर। ठीक, बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 नवंबर 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? जब संविधान लागू किया गया तो क्या था इसमें? जैसा कि मैंने बताया आपको, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो पहले से था, लोकतंत्रात्मक भी था और गणराज्य भी था। लेकिन और जो बाकी ये शब्द जोड़े गए, जैसे समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, ठीक है, यहाँ भी देखिए गणतंत्र है, ये लोकतंत्र है, तो ये तो और भी और चीज़ें भी जोड़नी चाहिए। तो सही जो इसमें है वो सी वाला आंसर है। ठीक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा सही है? तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो ये सही है कि भाई सामाजिक समानता दिया गया है उसमें। ठीक है, उद्देश्य का जो आप पढ़ेंगे प्रियम्बल, प्रियम्बल याद कर लीजिएगा आप, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, उसको एकदम कंठस्थ होना चाहिए आपको। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो आप उसको एक बार मन में रिवाइज कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है वो। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ठीक है, तो क्या है कि भारत में जो है वो राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन अगर
कोई भी धर्म जो है किसी, जैसे आप देखते हैं ना कि इस धर्म में कन्वर्जन हो रहा है, इस धर्म में कन्वर्जन हो रहा है, ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे ज़बरदस्ती की बात आती है वहाँ फिर राज्य हस्तक्षेप करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। अदर जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ पे जो सेकुलरिज्म की धारणा है वो अलग है और भारत में अलग है। किस तरीके से अलग है, वो ये चीज़ मैंने बताई आपको, ठीक है। कि भारत यहाँ हस्तक्षेप करता है। भारत यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, देखिए उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें संविधान में उनके अधिकार दिए गए हैं, मूलाधिकार दिए गए हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं है, आपको यूरोपियन कंट्रीज़ और उधर नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे हस्तक्षेप करता है, लेकिन तभी करता है जबकि आप उसको कहीं वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो, ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो 1975 में यानी कि जो जुड़े भी शब्द, तो वो कब जुड़े? 1976 में जुड़े। तो देखिए कौन कौन से मैंने आपको बताए थे, SSID, उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो कौन सा शब्द नहीं था, तो कौन सा नहीं था? देखिए संप्रभु था, समानता था, बंधुत्व थी, सब कुछ था। ये सिर्फ इंटीग्रिटी मैंने बताया था आपको ना, SSID याद रखिएगा, ID इंटीग्रिटी, तो वो अखंडता, मतलब इसी इसी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें, कौन सा शब्द? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि याद रखिए उसको। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न है, लोक कल्याण नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? किस किस संविधान उसमें बोला गया था, किस वाद में? तो SR बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसी में बोला था पहले पहले कि संविधान जो है ये उद्देशिका जो है संविधान का भाग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। सारे वाद मैं एक बार बताऊंगा, इसमें एक आध वीडियो बनाऊंगा उससे, ठीक है। वो जो ताबड़तोड़ रिवीजन वाला है उसमें मैं लेकर आऊँगा जो संविधान संशोधन हुए हैं अभी तक, शुरू से लेकर अभी तक, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, सारे नहीं, जो महत्वपूर्ण हैं, वैसे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मैं लेकर आऊँगा, वो ताबड़तोड़ रिवीजन सीरीज में लेकर आऊँगा उसको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो अध्यात्मक सरकार नहीं है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सब तो है, संघात्मक है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है और संसदात्मक है, लेकिन अध्यात्मक नहीं है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो संप्रभुता। कोई भी देश होगा, अगर वो संप्रभु नहीं है तो सारी चीज़ें उसकी धरी की धरी रह जाती हैं, ठीक है। तो संप्रभु होना सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। संप्रभु होने का मतलब क्या है, मैंने पॉलिटी के बहुत सारे लेक्चर लिए हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा तो आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। संप्रभु का मतलब होता है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें किसी भी तरीके से आप हस्तक्षेप, बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। किसी भी तरीके का, जैसे आप अभी देख रहे होंगे यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, इधर अमेरिका को भी हैंडल कर रहा है भारत बहुत अच्छे तरीके से, और रसिया से भी। तो ऐसी जो पॉलिसी है, मतलब ये संप्रभुता को दर्शाता है कि किसी के दबाव में नहीं है, ठीक है। और जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है ना, वो मतलब माइंड ब्लोइंग है, ठीक है। अभी आप इसका उदाहरण देख रहे होंगे, बहुत अच्छा उदाहरण, ठीक। चलिए, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ये क्रम जैसे पहले ही बता दिया, सार्वभौम सत्ता पहले, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, ये पंथ निरपेक्ष होना चाहिए बेसिकली, जनवादी, गणतंत्र, ठीक, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो कहाँ पे बताया गया है कि धर्मनिरपेक्ष होगा? तो प्रस्तावना में ही दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना में ही दिया गया है ये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ दी गई है? तो अब उनकी व्याख्या कहाँ दी गई है, आप अगर देखेंगे तो उनकी व्याख्या जो है वो आपको मूल अधिकारों में मिलेगी, ठीक। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, निर्देशक सिद्धांतों में जो DPSP है उसमें, और मौलिक कर्तव्य, ये तीनों जगह आपको इसकी जो उद्देश्य दिए गए हैं, आदर्श और उद्देश्य प्रियम्बल में, वो इन इन जगहों पर मिलेंगे आपको, फंडामेंटल राइट्स में, DPSPs में, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ये तीनों को मिला के, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? तो आप देखिए कि कौन सी विचारों की स्वतंत्रता है, ठीक है, विचार प्रकट करने की भी स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है। तो ये जो आर्थिक स्वतंत्रता है ना, उसकी बात नहीं की गई है, ठीक है, याद रखिएगा ये। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सब सम्मिलित नहीं थे।
तो जैसा कि बताया मैंने कि आप SSID अगर याद रखेंगे तो इस तरीके के प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। पंथ निरपेक्ष, ठीक। अब अगर पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये तीनों निकाल देंगे तो आपको मतलब ये पता चल जाएगा कि 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन ए। संविधान में दिया गया आमुख, आमुख जो है वो क्या है? जो संविधान में आमुख का मतलब वो प्रियम्बल की बात हो रही है, ये आमुख से कुछ और मत समझ लीजिएगा, ये प्रियम्बल की बात हो रही है, ठीक। तो इसको दिया गया है तो क्या है वो? भाई वो इसमें न्यायालय में लागू नहीं होता है, सही बात है, न्यायालय में वो प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। और महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता है, बिल्कुल है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, बिल्कुल करता है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता भी करता है, बिल्कुल करता है वो। कहीं भी अगर डाउट होता है तो न्यायालय जो है उसको उसको पढ़ के फिर से उसको एलोबरेट करता है, तो चीज़ों को सही तरीके से डिसीजन दे पाता है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द का संविधान में प्रस्तावना में कब सम्मिलित किए गए थे? बार बार अभी बताया मैंने आपको, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? ये सार्वभौमिकता कहलाता है, ये संविधान, ये जो अवधारणा है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये रसिया से, यानी जो पूर्व सोवियत संघ है वहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी जो विशेषता है वो कहाँ से, किस देश से ली गई है। मैंने शायद लिया है, इसका एक वीडियो है, पड़ा हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा उसको आप। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं ने निम्नांकित उदाहरण से कहाँ से प्रभावित हुए थे? मतलब सीधे सीधे पूछा गया है कि कहाँ, किस देश से लिया गया था ये, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, किस देश से लिया गया है ये? तो ये आयरिश, जो आयरलैंड का संविधान है, वहाँ से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर ए होगा। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो ये कहीं से नहीं लिया गया है, ये भारत की ही देन है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। किसकी देन है? ये भारत की देन है, याद याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज नहीं होना। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान की कुछ विशेषताओं को लिया गया है, किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं? तो देखिए मैंने अभी बताया ना कि बहुत सारे ऐसे पूछे गए हैं कि कहाँ से कौन सा लिया गया है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। इस तरीके से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, मैचिंग में आता है, सूची 1 को सूची 1 से मिलाइए, या फिर आमने सामने दे देगा, पूछेगा कौन सा सुमेलित नहीं है या सुमेलित है, ऐसे करके बार बार प्रश्न पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो देखिए इसमें एक ही नागरिकता, वहाँ तो दो है, तो ये गलत हो गया। संविधान की 3 सूचियाँ, वहाँ नहीं है, ठीक है। न्यायपालिका की वैधता, यहाँ भी, वहाँ वहाँ दूसरी चीज़ है, ठीक है, द्वैतता। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय, ये इसमें अगर आप देखेंगे इस तरीके के प्रश्न में तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है तो आप आराम से कर ले जाएंगे। देखिए आइडिया लगाएंगे कि नागरिकता वहाँ दो है, ठीक है, स्टेट्स की वहाँ अलग होती है और एक अमेरिकन जो राज्य की, उसकी कंट्री की है, वो अलग होती है। न्यायपालिका वहाँ दो अलग अलग होती हैं, स्टेट्स की अलग होती है और यूएसए की अलग। तो ये भी हो गया, वहाँ पे सूचियाँ नहीं हैं, 3 सूचियाँ नहीं हैं, वहाँ स्टेट की अलग हैं, इसकी अलग है, 2 ही हैं। संविधान के निर्वचन के लिए ये परिसंघीय न्यायालय है, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, ठीक है, तो इसीलिए ये दिया गया है। देखिए ये मैचिंग की बात कर रहा था मैं आपको अभी, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखिए अभी राज्य के नीति निर्देशक तो मैंने बताया आयरलैंड से, तो आप उसको डायरेक्ट मिलाइए। ए का 3, देखिए ए का 3 कहाँ पे है? ये है, दो दो ऑप्शन में दिख रहा है, ए का 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, बाकी सबको हटा दीजिए। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं आपके? फंडामेंटल राइट्स जो है कहाँ से? देखिए अमेरिका से, यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ही है, आप इसमें बी का 5 तो आप लगा लीजिए ऐसे ही। और एक मिनट इसको हटा देते हैं, ठीक है। संघ एवं राज्य संबंधी समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ये जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। भारतीय राज्यों का संघ है ये, तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो ये क्या है? कनाडा से। संघ वाला जहाँ भी दिखेगा वो कनाडा से ही लिया गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, सही जो उत्तर होगा वो होगा डी, ठीक है। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से उद्धृत है? अभी बताया मैंने आपको, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर देखिए यहाँ पे आ गया ये 33वां क्वेश्चन, देखिए फिर सूची 1 सूची 1 को मिलाइए। तो अभी इसमें देखिए विधि का शासन
विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो ये वैसे मैंने टिक मार दिया है, दिख गया होगा आपको, तो कोई बात नहीं। ए का टू यानी कि इंग्लैंड से। विधि का शासन जो है वो इंग्लैंड से है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो सॉरी जापान से है, ठीक है। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है आपका कनाडा से, ठीक है। ये कनाडा आ गया। और ये जो विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, वो ऑस्ट्रेलिया, मैंने अभी बताया आपको, समवर्ती सूची की बात करी ना अभी, तो वहाँ से लिया गया है। सूची एक को फिर से देखिए, सूची एक, तो सूची एक को सूची दो से मिलाइए। देखिए, मूलाधिकार, मूलाधिकार में फिर मैंने बताया आपको यूएसए, ठीक है। संसदीय प्रणाली जो है वो यूके से। आपात उपबंध जर्मनी से। राज्य के नीति निदेशक आयरलैंड से। ये कनाडा जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको। तो अब आप ए का टू देखिए, ए का टू यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। बाकी ऑप्शन काट सकते हैं आप। संसदीय प्रणाली यानी कि बी 1, यानी बी 1, यहाँ ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन आपका सही हो गया, तो आंसर ये हो गया, आप मिला लीजिएगा इसको, ठीक है। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो सबसे पहले ये यूके में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूके में नहीं, सॉरी, यूएसए में, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था दो जगह है, कहाँ कहाँ पे है? एक तो भारत में है और एक यूएसए में है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, भारत और यूएसए दोनों जगह है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन कौन से कथन सत्य है? आप इसको एक बार पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, यही सत्य है। बाकी अगर आप पढ़ेंगे तो वो सब गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ लीजिएगा आप उसको एक बार। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? तो देखिए, वहाँ पे भी वास्तविक और नाममात्र के कार्यपालक हैं दोनों जगह। सामूहिक उत्तरदायित्व की भी प्रणाली है, द्विसदनीय विभाजिका भी है। न्यायिक पुनरावलोकन सिर्फ भारत में है और यूएसए में है, वहाँ नहीं है, मतलब उससे उसकी अवधारणा सम्मिलित नहीं है उसमें, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की। कहाँ पे? ब्रिटिश में, तो वो इसी वजह से भिन्न है। भारत की संघात्मक न्याय व्यवस्था जो व्यवस्था है निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो अभी मैंने बताया आपको कि संघ जहाँ दिखे वहाँ कनाडा, आप आंख बंद करके मार दीजिएगा, ठीक है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरीक्षण अभी बताया आपको मैंने, यूएसए, ठीक है, दो ही जगह है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? तो सत्ता, ये कौन सी नहीं है इसमें? देखिए, आपको सत्तावादी सरकार नहीं है ना, ये तो संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, विधि का शासन है, लेकिन सत्तावादी सरकार नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट आज 50 क्वेश्चन कर देंगे इसमें। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? देखिए, बृहद इसलिए है कि यहाँ पे इसमें राज्य और संघ दोनों के संविधान हैं इसमें, ठीक है, इसीलिए ये बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें एलोबरेट करके लिखी गई हैं, ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा है, तो याद रखिएगा इसको। तो यह संघ एवं राज्य सरकार दोनों का संविधान है, इसलिए बहुत बड़ा है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित बड़ा जो है संविधान है ये, ठीक। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, देखिएगा आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये ग्रेनवेल ऑस्टिन महोदय हैं, इन्होंने जो है कहा था कि ये सहकारी संघवाद, ठीक है, सहकारी संघवाद। तो ये कई बार कन्फ्यूज़न होता है, सहकारी संघवाद, अर्ध संघवाद, अर्ध संघवाद किसने कहा है? तो ये केसी वेयर ने कहा है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने भी कुछ कहा है, सर आइवर जेनिंग्स ने, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा आपको। और इसमें याद रखिएगा, सहकारी में ग्रेनविल ऑस्टिन और अर्ध संघात्मक में केसी वेयर, ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से किसका एक कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता? तो ये बाबा साहब का ये कथन है, भीमराव अम्बेडकर का। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? यह लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ठीक है, सही बात है इसमें। तो अब देखिए, इस तीनों को पढ़ेंगे तो ये 1 2 3 सही है, ये एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है यहाँ पे, बाकी ये तीनों सही हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, याद रखिएगा इसमें, ठीक है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, संसदीय पद्धति सरकार है, सही है, संघीय नीति है, सही है, और राष्ट्रीय पद्धति की सरकार है क्या? ऐसी सरकार है यहाँ पे? नहीं, ऐसी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा, ठीक, डी, करेक्ट आंसर डी। निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारतीय संविधान का परिसंघीय है? तो परिसंघीय कैसे पता चलता है कि है कि नहीं है?
तो क्या चीज़ है उसमें डिसाइड करने वाला? केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियाँ बटी हुई हैं, इसी से पता चलता है कि ये परसंघीय है। भारतीय संविधान अब कथन कारण वाला दिया गया है, ऐसे भी प्रश्न आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, सही बात है, क्योंकि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, इसमें दोनों चीज़ें सही हैं और उसकी जो व्याख्या है वो भी कर रहा है कारण। ठीक, याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा ए। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर मुख्य बिंदु मैंने बताया था भाई, यहाँ पे न्यायिक समीक्षा है भारत में, वहाँ पे है ही नहीं, तो यही हो गया। ठीक, याद रखिएगा। 50 क्वेश्चन कर देते हैं आज। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है पंचशील का सिद्धांत? देखिए इसमें सीधे सीधे आपको पता चलेगा, नेम नहीं है, गुट निरपेक्षता नहीं है, जो बाकी शब्द है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, एक दूसरे की भूभागी अखंडता एवं प्रभुता का पारस्परिक सम्मान भी है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप वो भी है, लेकिन गुट निरपेक्षता एक अलग ही है, वो पंचशील में नहीं आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए, आज 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, इसमें 50 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर जो अगला आएगा उसमें भी 50 करवाएंगे और ऐसे ही रिवीजन होगा आपका और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से आपके टॉपिक भी कवर होते रहेंगे। ठीक है, तो इसको लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और आप देखते रहिए वीडियोज़ को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलता है थोड़ा, तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक भी कर दिया करिए। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।